Hello friends, please subscribe our channel and like this video and share with your friends. In this video, we will learn about laws of learning given by Thorndike. थॉर्नडाइक ने बेसिकली स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच के जो कनेक्शन था उसके बारे में बात की थी और उन्होंने इसको बॉन्ड या SR बॉन्ड भी कहा था। बेसिकली थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फर्दर उन्होंने अपनी रिसर्चेस के बेसिस पे और ये लास्ट के 4 लॉज दिए थे। ये जो लॉज हैं ये SK मंगल की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है और दूसरी बुक्स में इसके अलग भी अगर आपको कोई लॉज मिलता है या नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको हिंदी में तत्परता का नियम भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली कुछ भी सीखने के लिए रेडी है तो वो अच्छा सीखेगा, जल्दी सीखेगा और उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा। एंड इसलिए उसे कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए सीखने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर चाइल्ड सीखने के लिए तैयार है तो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए कि उसे लर्निंग ना दी जाए, नहीं तो वो डिससेटिस्फेक्शन की स्टेज में चला जाएगा। तो इसका कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा या इंडिविजुअल सीखने के लिए रेडी है तो उसे सिखाइए, सीखने के लिए रेडी नहीं है तो नहीं सिखाइए। और अगर उसके पास ऐसी कंडीशंस हैं कि वो सीखने के लिए रेडी है तो ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें जिससे कि वो कोई चीज़ सीख ना पाए। सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ इफेक्ट, इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्लीजेंट या सेटिस्फाइंग फीलिंग लगती है कुछ भी लर्निंग के समय तो वो उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक सीखता है और लर्निंग यहाँ पर स्ट्रेंथन होती है, यानी कि जो बॉन्ड है SR बॉन्ड वो मजबूत होता है और हमारी लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है। सेकेंड बात उन्होंने कहा, पर अगर उसे फेलियर मिलती है अपनी लर्निंग के दौरान या अनप्लीजेंट फीलिंग्स मिलती है या डिससेटिस्फेक्शन होता है तो जो उसका बॉन्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो उन सारी चीज़ों को जल्दी भूल जाएगा और उसकी जो लर्निंग है या वो जो बॉन्ड है वो वीकन, कमज़ोर होता जाएगा। और साथ में उन्होंने ये बताया कि ये जो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस जो लर्निंग की है वो हमें पता चलती है कि बच्चे ने कितना इफेक्टिवली सीख पाएगा अगर प्लीजेंट एनवायरनमेंट दें या उसको अनप्लीजेंट फीलिंग्स हम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका सीखने का तरीका जो है उसकी फीलिंग्स पर ही डिपेंड करता है। और उन्होंने साथ में फिर इसके कंक्लूजन में ये बताया कि अगर प्लीजेंट सेटिस्फाइंग फीलिंग से वो ज़्यादा सीख रहा है तो उसे हमें रिवॉर्ड देना चाहिए हर पॉजिटिव काम के लिए, जिससे कि जो SR बॉन्ड है वो मजबूत होता जाएगा। और जो भी उसने नेगेटिव वर्क किया उसके लिए हमें उसे पनिशमेंट देना चाहिए जिससे कि उसका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होता जाए और उसकी जो हैबिट बन रही है, किसी भी गलत या नेगेटिव हैबिट बन रही है वो ना बने। बट इन 1930 उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करके उन्होंने ये बताया कि जो पनिशमेंट वाली चीज़ है वो सही नहीं है, क्योंकि अपनी उन्होंने थ्योरी में ये वाली बात कही, जो एक्सपेरिमेंट किए ये देखा कि सेटिस्फाइंग फीलिंग थी तब बॉन्ड मजबूत हो रहा था, पर ये वाली बात नहीं थी कि अगर अनसेटिस्फाइंग फीलिंग या अनप्लीजेंट फीलिंग उस बच्चे को या उस जो भी एनिमल पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे मिल रही थी तो जो बॉन्ड था वो कमज़ोर हो रहा था, ऐसा वहाँ पर नहीं था। वो जो बॉन्ड वो कमज़ोर नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने जो दूसरा वाला स्टेप था पनिशमेंट वाली चीज़ वो अपनी थ्योरी में से हटा दी। उसी से एक नया रिवॉल्यूशन आया बच्चों की रियरिंग में कि हम अब उन्हें पनिशमेंट देने की बजाय किसी गलत हैबिट को दूर करने के लिए उन्हें कुछ दूसरे वे में भी समझा सकते हैं, तो ये पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से हमारा कम होता गया। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें उन्होंने 2 लॉज बताए, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करता है या उस एक्टिविटी को बार बार रिहर्स करता है, एक्सरसाइज करता है, तो जो उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड है, SR बॉन्ड है, वो मजबूत होता जाता है। और अगर वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करता, डिसयूज़ कर देता है, तो जो उसका SR बॉन्ड है
वो कमज़ोर होता चला जाता है। ये बेसिकली उन्होंने टाइम के फेज़ में के बारे में बात की कि अगर उन दोनों एक्टिविटीज़ जो भी वो करवा रहे हैं उनके बीच में टाइम की गैपिंग कम है, लगातार यूज़ करने के बीच में टाइमिंग की गैपिंग कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथन होता जाएगा। और अगर गैप ज़्यादा है या उसने यूज़ उस एक्टिविटी को किसी भी इंडिविजुअल ने यूज़ किया ही नहीं, तो वो एसआर बॉन्ड हमारा कमज़ोर होता जाएगा और लर्निंग वीकेन होती जाएगी। पर 1930 में उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन में बताया कि जो लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ थे वो इतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रहे थे। जो उन्होंने अपने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए उसमें उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे एनिमल्स पे लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर उन एनिमल्स को जो एसआर बॉन्ड उन्होंने बनवाए थे, जैसे कि जो भी लर्निंग उन्होंने करवाई, अगर उसमें उन्होंने डिले भी नहीं किया तो भी नेसेसरी नहीं था कि लर्निंग वहाँ पर अच्छी हो रही हो या वो बॉन्ड मजबूत बने। और बहुत सारे केसेस में उन्होंने ये देखा कि अगर किन्हीं एक्टिविटी को बहुत टाइम तक उन्होंने नहीं भी करवाया तो भी वो बॉन्ड मजबूत रहा। ऐसा भी हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेली तौर पर यूज़ नहीं करते या जिनको डेली तौर पे एक्टिविटीज़ नहीं करते, पर वो हमें याद रहती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनकी डेली भी यूज़ करते रहें, उनको डेली प्रैक्टिस करते रहें, फिर भी वो हम उस चीज़ को नहीं अच्छे से ग्रैस्प कर पाते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अननेसेसरी यूज़ इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और ना ही डिसयूज़ वाला जो लॉ है वो इतना इफ़ेक्टिव है, जिसको कि उन्होंने 1930 में अपने इस लॉ को ही गलत साबित कर दिया। अब सेकेंडरी लॉज, उसमें फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, जब भी किसी इंडिविजुअल के सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो उस नई सिचुएशन में वो कई सारे तरीक़ों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, या उसके जो उसके रिस्पॉन्स हैं उस सिचुएशन के लिए वो बहुत सारे होते हैं, वैरायटी ऑफ वेज में वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। पर लास्ट में ट्रायल एंड एरर के द्वारा ही वो एक करेक्ट सॉल्यूशन पर उसके पहुंच जाता है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, इसमें उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस किसी भी स्टूडेंट की तभी बेटर हो सकती है, किसी भी स्टूडेंट इंडिविजुअल की, तब उस टास्क के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे, तभी कोई इंडिविजुअल कुछ चीज़ सीख सकता है। सेकंड था लॉ ऑफ एनालॉजी, इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी इंडिविजुअल किसी नई सिचुएशन के लिए जो रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो सिचुएशन उसकी किसी पुरानी सिमिलर सिचुएशन से रिलेटेड है तो उसके रिस्पॉन्सेस उस टाइम की गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि हम साइकिल चलाना जब सीखते हैं, पर उसके बाद में अगर हमारे हाथ में बाइक आती है तो हम उस चीज़ को वहाँ कोरिलेट कर पाते हैं। तो इन्होंने लॉ ऑफ एनालॉजी में यही बताया कि नई सिचुएशन में रिस्पॉन्सेस हमारी पुरानी सिचुएशन में किए गए जो एसआर बॉन्ड था उसको हेल्प करके या उसको यूज़ करके हम नई सिचुएशन में अपना रिस्पॉन्स देते हैं। लास्ट था लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। उन्होंने कहा एनी रिस्पॉन्स विच इज़ पॉसिबल कैन बी लिंक्ड विद एनी सिचुएशन टू विच ही इज़ सेंसिटिव। उन्होंने बताया कि हम किसी भी रिस्पॉन्स जो कि पॉसिबल है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हम लिंक्ड कर सकते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन के साथ में जिसके टुवर्ड्स वो इंडिविजुअल सेंसिटिव हो। जैसे कि कैट को अगर हमें खड़ा करना सिखाना है, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि अगर हमें कैट को खड़ा करना सिखाना है तो उसके लिए हम उसे पहले जो भी, जैसे फिश को देख के वो अट्रैक्ट होती है, वो उसका स्टिमुलस है, तो उसको दिखा दिखा के हम उसे बोलने के साथ में कि स्टैंड अप ऐसे करके बोलने के साथ में और उसे वो फिश दिखाएं, तो वो धीरे 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 उस चीज़ को सीखना शुरू कर देगी। पर बाद में बिना फिश दिखाए हम उसे केवल बोले स्टैंड अप, तो भी ये पॉसिबल है कि वो उस टाइम पे हमारे बोलने पर खड़ी हो जाए। तो इसी को उन्होंने एसोसिएशन शिफ्टिंग कहा, और यहीं से जो नई थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका आइडिया इसी कॉन्सेप्ट से आगे डेवलप हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।